नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रेफ्रिजरेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। जो हम लोग एसी और फ्रिज में, यहाँ पर फ्रिज के गैस के बारे में नहीं बात करेंगे। एसी में जो हम लोग डालते हैं RAC, रूम एयर कंडीशनर, जो स्प्लिट और विंडो में हम लोग गैस यूज करते हैं R22, 32, 410 और 290, उस गैस के सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में एक एसी टेक्नीशियन को कितना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर डीपली नॉलेज की बात करें तो आपको सारा कुछ इसमें, इस वीडियो में ही आपको सारा गैस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इससे अगला वीडियो में आपको फ्रिज में जो गैस डालते हैं R600 R134, इस गैस के बारे में बताया जाएगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेगा। वीडियो को लास्ट तक आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा गैस के बारे में, और ये जानकारी क्यों रखना जरूरी है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे रेफ्रिजरेंट, ऊपर में नाम लिखा हुआ रेफ्रिजरेंट नेम। अब नाम कौन कौन से रेफ्रिजरेंट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं? R22 हो गया, 290 हो गया, 32 हो गया और 410। इस 4 गैस के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। उसमें सबसे पहला गैस जो है मेरा कौन सा है? R22। अब मान लीजिए R22 गैस है, सारा गैस के बारे में क्या क्या चीज जानकारी चाहिए हमको, तो अब उस जानकारी को उसके जानकारी के बारे में हम लोग प्रॉपर समझेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला बैक प्रेशर। यहाँ पर बैक प्रेशर है, यहाँ पर जगह बोर्ड पे कम जगह होने के कारण आपको सिर्फ एक प्रेशर लिखे हैं। इसी बैक प्रेशर को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे बैक प्रेशर है, इसी बैक प्रेशर को सेक्शन प्रेशर भी बोलते हैं, रनिंग प्रेशर भी बोलते हैं, रिटर्निंग प्रेशर भी बोलते हैं और लो प्रेशर भी बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? इसी को अब बैक प्रेशर, जैसे R22 गैस है तो बैक प्रेशर कितना होना चाहिए R22 गैस का। अब बैक प्रेशर कैसे चेक करते हैं और क्यों चेक करते हैं, ये इससे पहले वीडियो हम बनाए हुए हैं, तो वो वीडियो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम डाल देंगे। कोई भी प्रेशर, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं स्टैंडिंग प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर क्यों चेक करते हैं और कैसे चेक करते हैं। कोई भी काम करते हैं तो उसका एक रीजन होना चाहिए, है कि नहीं? कुछ न कुछ रीजन होता है, कुछ न कुछ कारण होता है, तब हम जाकर वो काम करते हैं। उसी तरह हम लोग स्टैंडिंग प्रेशर कैसे चेक करते हैं और क्यों चेक करते हैं, हेड प्रेशर कैसे चेक करते हैं और क्यों चेक करते हैं, हर एक चीज का दो कारण होता है। तो वही हम लोग पिछला इससे पहले वीडियो हम बताया हुआ है, बहुत पहले वीडियो में, उसका डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे। अब यहाँ पे सिर्फ उसके बारे में समझेंगे। तो बैक प्रेशर R22 गैस का कितना होना चाहिए? तो R22 गैस का जो बैक प्रेशर होना चाहिए 60 से 70। ये जो भी हम बता रहे हैं आपको 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास, यानी कि 32 से लेकर के 36-38 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हम बता रहे हैं, जो नॉर्मली हम लोग गर्मी के मौसम में यूज करते हैं गैस को, है कि नहीं? और ये जो प्रेशर बता रहे हैं, और आप लगभग जितना भी टेक्नीशियन है सभी को मालूम होगा, जो हम लोग एसी और फ्रिज यूज करते हैं वो क्या चीज काम करता है? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। लो प्रेशर तो लो टेम्परेचर, इसी सिद्धांत पर काम करता है पूरा एसी और फ्रिज। जितना भी हम लोग कूलिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, हाई प्रेशर तो हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर तो लो टेम्परेचर, यही सिस्टम पे मेरा पूरा एसी और फ्रिज काम करता है। तब यहाँ पे है कि जैसे टेम्परेचर कम होगा उससे प्रेशर भी कम होगा, तो कोई एक फिक्स डाटा यहाँ पर बता नहीं रहा है कि नहीं? तो आपको ये चीज हमेशा रहेगी, कभी टेम्परेचर के हिसाब से 50 PSI भी मेरा सही माना जाता है, बस टेम्परेचर के हिसाब से। उसका भी एक वीडियो बनाया जाएगा, कितना डिग्री सेल्सियस पे कितना PSI बतलाएगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में वो चीज मिल जाएगा आपको, ठीक है ना? कितना डिग्री सेल्सियस पे कौन सा गैस कितना PSI आपको सिस्टम में बतलाएगा। बस यहाँ पर जो बात करें 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास के टेम्परेचर को, ठीक है? तो 35 डिग्री सेल्सियस पे ये सारा गैस का प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसका बैक प्रेशर जो रहेगा कितना रहेगा? 60 से 70 के आसपास बतलाएगा, है कि नहीं? तो समझेंगे मेरा गैस बिल्कुल फुल है। अब उसके बाद आ गया स्टैंडिंग प्रेशर। स्टैंडिंग प्रेशर R22 कितना बतलाएगा? 120 से 150। 120 का बतलाएगा जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो, और 150 का बतलाएगा जब गर्मी के मौसम हम लोग यूज कर रहे हैं तब, ये चीज। अब जैसे डिस्चार्ज प्रेशर कितना होना चाहिए? 250 से 300 के आसपास होता है, यहाँ पर 250 280 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 300 भी आप याद करेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, गर्मी के मौसम में इसका उतना प्रेशर आसानी से चला जाएगा। अब रहेगा केमिकल ग्रुप। अब यहाँ पे एक चीज और समझना है, कोई केमिकल ग्रुप होता क्या, यहाँ पे केमिकल ग्रुप होता क्या। अब केमिकल ग्रुप यहाँ पे लिखे हुए हैं HCFC, HCFC, वही आपका दूसरा गैस में चल जाएगा, HC और HFC लिखे हुए हैं, तो 3 टाइप यहाँ पे ग्रुप लिखे हुए हैं कि नहीं? तो केमिकल ग्रुप HCFC ये क्या होता है? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें क्या है? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये चीज। तो हम लोग यहाँ पर R22 गैस, तो R22 गैस का केमिकल ग्रुप क्या होता है? HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब केमिकल ग्रुप के बारे में हम लोग पूरे इस वीडियो में समझते हैं पहले। अब केमिकल ग्रुप होता क्या? जैसे नॉर्मली जैसे हम लोग जो क्लास लेते हैं, एक बैच बनता। अब बैच में 10 लड़का, 20 लड़का, 30 लड़का, नॉर्मली एक बैच में 20 से 25 लड़का रहता। तो एक बैच में 20 से 25 लड़का, उस सबके सब क्या चाहिए? एसी फ्रिज रिपेयर करने के लिए, सीखने के लिए आता, ठीक है? अब सीखने के लिए आ रहा, एक बैच में पर्पस सबका मकसद क्या है? एसी फ्रिज रिपेयर सीखना। उसी तरह एक ग्रुप बनता है, ग्रुप में सारा लड़का को शामिल किया जाता।
उसी तरह HCFC क्या है, एक गैसों का एक समूह है, एक गैसों का एक समूह है, जिससे लड़का का एक समूह होता है। तो उसी तरह मेरा क्या है यहाँ पे HCFC मेरा गैसों का एक समूह है, इसके अंतर्गत ढेर सारा गैस को रखा गया। HCFC गैस के HCFC ग्रुप के अंतर्गत ढेर सारा गैस को रखा गया, उसी में से एक गैस मेरा कौन है, R22 गैस है। HCFC एक केमिकल ग्रुप है, इसी के अंदर एक मेरा गैस जो है R22 गैस है, उसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, एसी में, एसी में, इसलिए उसके बारे में हम लोग को पढ़ना। क्लियर है ना, केमिकल ग्रुप क्या तब समझ में आ गया, ठीक ना। अब है केमिकल ग्रुप तो समझ में आ गया, HCFC होता। अब होता है केमिकल फार्मूला, कौन कौन से केमिकल्स मिल करके मेरा R22 गैस तैयार हुआ है कि नहीं, उसका फार्मूला क्या होता। तो यहां पर समझिए, तो यहां जो दिया हुआ CHClF2, CHClF2, इसका जैसे नाम, अब जिसके ये तो क्या केमिकल हो गया, CHCl और F2 ये केमिकल हो गया। अब इसका नाम कैसे रखेंगे, केमिकल फार्मूला समझ में आ गया, इसका नाम आप कैसे रखेंगे, है कि नहीं। अगर केमिकल फार्मूला के बारे में पूरा डिटेल हम चलें, फिर केमिस्ट्री पर ऊपर पढ़ाना पड़ेगा, उसी क्लास में आपको प्रॉपर इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ाया जाता। वो जो भी यहाँ पर क्लास करते हैं आपको मालूम होगा कि इसके बारे में कैसे सारा डाटा कैसे तैयार होता है सिंगल एंड, है कि नहीं। तो जैसे एल्केन का फार्मूला पे सब बैठाएगा तो आसानी से बैठ जाएगा। अब निर्भर करता है केमिकल नाम, इसके देख फार्मूला से केमिकल नाम कैसे याद रखिएगा। इसे क्या चाहिए, CHClF2, अब Cl क्या चाहिए, बहुत बार CHF2Cl ऐसे आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे ये जो है केमिकल्स हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका नाम कैसे रखना, अब बहुत बार पहले डाइफ्लोरो बोल देता बहुत आदमी, कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल कार्बन, सिंगल चीज को रखेंगे। सिंगल क्या है यहाँ पे, ये क्लोरीन, तो क्लोरीन के शॉर्ट में क्या बोलेंगे, क्लोरो। अब दो को केमिस्ट्री भाषा में क्या बोलते हैं, डाई। अब जिससे होता है ट्राई, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, ऐसा मतलब 6, इस तरह से आगे बढ़ते हैं ना। तो डाई, डाई मतलब क्या होता है, 2, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, तो डाई, डाई 2 क्या है, तो 2 फ्लोरीन, F फ्लोरीन, उसको शॉर्ट में फ्लोरो, तो 2 क्या है, फ्लोरो, तो क्लोरो डाई फ्लोरो, अब सिंगल कार्बन तो उसको मीथेन को दर्शाएगा, तो क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन। क्लियर है ना, ये चीज का केमिकल नेम हो जाएगा। अब रहता बॉइलिंग पॉइंट, आपको सिर्फ इस गैस के बारे में इतना टाइम लगेगा, बाकी क्या कि ये चीज जब समझ जाएगा तो सारा गैस के बारे में वही चीज आपको समझना, तो आपको इतना पूरा चीज अगला गैस में नहीं बतलाया जाएगा। क्लियर ना। अब रहा कि हम केमिकल नाम समझ में आ गया, क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। अब रहता है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, कोई पदार्थ, अब यहाँ पर सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। जैसे पानी हो गया, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब मेरे दिमाग में क्या था, पानी को 100 डिग्री सेल्सियस से गर्म करेंगे, वो उबलना चालू हो जाएगा, लिक्विड टू वेपर में बदलना चालू हो जाएगा। जो जैसे द्रव है उबलना चालू होगा, उस समय क्या होगा, वो वाष्प में बदलना चालू हो जाएगा, मतलब वो उबलना चालू हो जाएगा, उसका मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, उबलना। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ, हर एक चीज का अपना अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता। जैसे ये रह गया, इसका भी एक बॉइलिंग पॉइंट, आयरन रह गया, उसका भी एक बॉइलिंग पॉइंट होता। हर एक चीज का अपना अपना एक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, अलग अलग चीज ढेर सारी होता। तो हम लोग क्या चीज आप समझेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बोलते किसको, वो जिस टेम्परेचर पर कोई भी वस्तु उबलना चालू हो जाए, जिस टेम्परेचर पर कोई भी वस्तु उबलना चालू हो जाए, वो मेरा क्या चाहिए, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में क्या चाहिए, R22 गैस होता। R22 गैस के लिए जो -41 डिग्री सेल्सियस है वो बहुत ज्यादा गर्म होता, इसीलिए हम लोग जब गैस को बाहर निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उड़ जाता। अगर उसके लिए गर्म नहीं होता तो बाहर R22 गैस को निकालते तो वो लिक्विड फॉर्म हमको नजर आता, प्रेशर के अंदर में वो लिक्विड फॉर्म होता, नहीं तो बाहर आते ही बाहर निकल ही जाता। जैसे प्रेशर वहां पर डाउन करते हैं, बाहर निकालते हैं, क्या होता, लिक्विड से वेपर बन जाता, कहीं पर गर्म करने की कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो उड़ जाता। तो मेरे से कारण क्या है, उसके लिए बाहरी जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा गर्म है, कहा कि इसका -41 इसके लिए गर्मी है, तो 20 डिग्री 10 डिग्री 30 डिग्री उसके लिए बहुत ज्यादा गर्म है, इसीलिए बाहर निकालते हुए गैस उड़ जाता। अब है ज्वलनशील, ये गैस ज्वलनशील, नॉर्मल हम लोग गैस को बाहर निकालेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बाहरी हवा है, इस प्रेशर और इसी टेम्परेचर पे बाहर निकाले, जब हम लोग आग लगाए तो आग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो R22 गैस में आपको आग नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो R22 गैस आपको पूछा जाएगा R22 गैस ज्वलनशील है या नहीं, तो आपको वहां पर क्या बोलना है, R22 गैस ज्वलनशील नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए R22 गैस के बारे में कंप्लीट। इसी तरह आपको सारा 3 गैस और बचा हुआ, R290, 32 और 410,
कुछ पॉइंट है इसमें भी, आपको इसको भी याद कर लेना, सारा डाटा आपको लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अब इससे R290 का बैक पैसा कितना होना चाहिए, 60-70 इसका भी रहता, नॉर्मली 65 से 70 में ही हो जाता, ठीक है। ये चाहिए होता 60 से 70, इसका याद कर लेना। उसका स्टैंडिंग पैसा कितना होगा, 120 से 150 PSI इसका भी आसपास रहता, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या चाहिए, डिस्चार्ज प्रेशर, तो डिस्चार्ज प्रेशर 290 का 250 से 280 इसका, मतलब 250 से 300 PSI इसका भी याद कर सकते हैं। उसके बाद है केमिकल ग्रुप, केमिकल ग्रुप इसका क्या होगा, अब 290 का आप जब गूगल सर्च करेंगे, ढेर सारी चीजें पढ़ना चालू करेंगे आप, और भी बुक पढ़ेंगे, तो अलग अलग अनुसार, मतलब अलग अलग जब आप पढ़िएगा तो अलग अलग विकिपीडिया पर जब पढ़िएगा आप, तो वहां पर नजर आएगा कुछ जो है, कुछ विकिपीडिया पर HC, अधिकतर में आपको HC मिलेगा। और 290 का केमिकल ग्रुप क्या होता है, HC हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत मेरा 290 नंबर को रखा गया। कुछ विकिपीडिया जब पढ़ेंगे, गूगल पर सर्च मार के जब कुछ बुक पढ़ेंगे, तो उसमें जब आपको नजर आएगा कुछ में आपको HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इसके अंतर्गत रखा गया। तो नॉर्मली हम लोग जैसे कि इसका दोनों चीज लिख दिए कि अधिकतर में आपको HC मिलेगा, कुछ में आपको HFC मिलता है। हमको HC बोल सकते थे, HFC भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली हमेशा आप कोशिश करें हमेशा HC याद करें, ठीक है। और 290 कौन सा ग्रुप में रखा गया है, HC। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे, केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला कितना है इसका, C3H8, उसे केमिकल नाम प्रोपेन, ठीक है। उसका केमिकल नेम क्या होता है, प्रोपेन, जिसे कहते हैं मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ये C3H8 3 कार्बन प्रोपेन को दर्शाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका भी बॉइलिंग पॉइंट सेम R22 गैस का जैसा, बस यहाँ पर अंतर क्या चाहिए, R22 और 290 में अंतर क्या है, केमिकल ग्रुप का, और दूसरा अंतर क्या है, ये ज्वलनशील है। 290 नंबर गैस मेरा ज्वलनशील है, बाकी R22 गैस मेरा ज्वलनशील नहीं है। और दूसरा केमिकल फार्मूला और केमिकल ग्रुप का अंतर है, बाकी सबके सब लगभग सेम है, क्लियर ना। अब रहता है मेरा R32 का मेरा क्या चाहिए कि बैक प्रेशर, तो बैक प्रेशर का कितना हो जाएगा, 115 से 130 PSI के आसपास। बहुत बार जब गर्मी हाई हो जाता है तो 150 PSI तक डालना पड़ जाता है। अगर सही से वैक्यूम करेंगे तो आपको 130 PSI बहुत हो जाता है, 130 PSI तक आसानी से गैस चार्ज हो जाएगा और बहुत अच्छा से ठंडा भी करना चालू कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद मेरा क्या है, स्टैंडिंग इसका R22 गैस का स्टैंडिंग प्रेशर, R22 गैस का जो स्टैंडिंग प्रेशर हो जाएगा मेरा, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, तो उसका जो स्टैंडिंग प्रेशर R22 गैस का है वो हो जाएगा आपका 250 से 38 का 300 PSI का आसपास, ठीक है ना। 250 से 300 PSI R32 का स्टैंडिंग प्रेशर हो जाएगा। उसके बाद में क्या है यहाँ पे कि हेड प्रेशर में 400 PSI के करीब R32 का पहुंच जाता है। 400 PSI जब प्रेशर क्रिएट किया जाता है तो मेरा लिक्विड फॉर्म आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में क्या है HFC, ये मेरा क्या है केमिकल ग्रुप, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये मेरा क्या चाहिए R32 का केमिकल ग्रुप। और वही उसका ये केमिकल फॉर्मूला की बात किया जाए तो मेरा CH2 और F2, और उसका नाम रखिएगा तो यहाँ पर क्या है 2 फ्लोरीन और फिर CH2 मतलब सिंगल कार्बन और हाइड्रोजन 2, यहाँ पर डाइफ्लोरो और उसका मीथेन, डाइफ्लोरो मीथेन आपका R32 का केमिकल नेम याद कर सकते हैं। उसके बाद मेरा क्या है उसका बॉइलिंग पॉइंट -51 डिग्री सेल्सियस, बहुत में आपको -49 से -51 मिलेगा, 51 -51 पॉइंट कुछ, मतलब इसके लिए -51 भी बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है ये मेरा ज्वलनशील है या नहीं, R32 तो बहुत नॉर्मल है। ये R290 की अपेक्षा R32 जो है 80% कम ज्वलनशील है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल ज्वलनशील है। आग लगाएगा तो बहुत बार जलेगा, बहुत बार नहीं भी जलेगा, इस तरीका से। 410 को तो आग लगाते रहिएगा, आप जलेगा ही नहीं जल्दी, हाई प्रेशर में जल जाएगा, हाई टेम्परेचर में जल जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल, वो किसी तरह का ज्वलनशील गैस आपका उतना नहीं है। इसीलिए इसमें R32 में आपको नॉर्मल ज्वलनशील लिखे हैं, नॉर्मल लिखे हैं, इसमें आपको नहीं या नॉर्मल, इसमें नहीं भी लिख दिया आपको 410 में, है कि नहीं। 410 आपका ज्वलनशील है ही नहीं, उतना बहुत कम है। इससे भी आपको 20% और कम है वो 410, मतलब इससे थोड़ा सा अधिक है ये, हमारा 290 की अपेक्षा 80% कम है ये, इसीलिए नहीं या नॉर्मल आराम से बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मेरा 410 गैस है, तो 410 गैस तो ये मेरा इसका बैक प्रेशर 120 से 100, जिससे R32 और 410 लगभग दोनों का लगभग सेम ही होता, बस थोड़ा सा अंतर होता। 120 से 150 PSI इसमें लिखे हैं। अब निर्भर करता कितना अच्छा से वैक्यूम किया और कितना टेम्परेचर है बाहर, उसके हिसाब से प्रेशर को यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा।
जब बाहरी टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई है, लगभग 38-40 है, तो उसमें आपको 150 psi कम से कम बैक प्रेशर आपको रखना पड़ेगा, तब जाकर प्रॉपर गैस फुल होगा। अगर वही 35 है, फिर लगभग 130-135 psi पर 125 psi पर गैस फुल हो जाता। अब यहाँ पर क्या चाहिए, उसका स्टैंडिंग प्रेशर। स्टैंडिंग प्रेशर मेरा 250 से 300 psi उसका ये R410 का होता है। उसका हेड प्रेशर तो 450 psi, 450, उसका भी 480 भी चला जाता है। इस तरीका से 410 इसका हेड प्रेशर। उसके बाद क्या चाहिए मेरा केमिकल ग्रुप। केमिकल ग्रुप मेरा HFC, दोनों का केमिकल ग्रुप सेम होने वाला है। सिर्फ अब यहाँ पर आ जाता है केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला ये जिससे R32 है, ये सिंगल गैस है, R32 तो है ही। तो ये क्या चाहिए, ये दो गैस के मिश्रण है, जिससे CH2F2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये क्या चाहिए हो गया, R32 है प्लस क्या है, CHF2CF3, ये R125 का फार्मूला। मतलब ये दो गैस का मिश्रण है। दोनों गैस कितना है, 50%, दोनों गैस 50% मिला करके R में 410 एक गैस तैयार हुआ। R32 50% और R125 50%, ये दोनों गैस मिला करके R410 एक गैस तैयार हुआ। अगर नाम की बात किया जाए तो ये नाम पहले बतला है, डायफ्लोरोमीथेन। डायफ्लोरोमीथेन प्लस यहाँ पे क्या है, 2 फ्लोरीन और 3 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन हो गया और 2 कार्बन हो गया। तो 5 फ्लोरीन का पेंटा हो जाएगा, और फ्लोरीन है फ्लोरो, पेंटा फ्लोरो, यहाँ पे 2 कार्बन है तो इथेन। क्लियर ना। तो पेंटा फ्लोरो इथेन, इसको आसानी से बोलते हैं डायफ्लोरोमीथेन प्लस पेंटा फ्लोरो इथेन में ये 410 ए का फार्मूला है। इसका बॉइलिंग पॉइंट इसका मेहनत से 51 डिग्री सेल्सियस, सेम टू सेम। तो ज्वलनशील है या नहीं, तो इसको नहीं बोल सकते हैं। इसको अगला वीडियो में एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखलाएंगे, वीडियो डालेंगे कि ज्वलनशील है या नहीं। इसका एक प्रॉपर एक हम लोग वीडियो लाइव टेस्ट करेंगे इसको, ये जलता है या नहीं प्रॉपर। ये भी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।